Hi guys. So today we're going to discuss a landmark and the most celebrated judgment of the Supreme Court of India, which is Keshwanand Bharati versus State of Kerala. And why does this judgment become all the more important for CLAT 2020 and 21 aspirants? Is because the petitioner in this judgment, which was Keshwanand Bharati, died recently on 6th September 2020. Okay, so other than the legal reasoning section, this judgment also becomes very important from the perspective of current affairs, right? So it's very important to understand this with some background perspective, and as to what was held in this judgment, we'll do the basics today. So this was a landmark judgment which was delivered by a bench of 13 judges of the Supreme Court. Okay, so 13 judges की Supreme Court bench बैठी थी इस judgment के लिए, and it was delivered by a majority of 7/6. तो बहुत close judgment था. So हम समझेंगे कि ये judgment क्यों आया. This judgment is also credited to have saved the democratic setup in India. ठीक है, जो अभी हम डेमोक्रेसी देखते हैं इंडिया में, इस डेमोक्रेसी को सेव किया है जजमेंट ने कैसे, दैट विल सी. सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द जजमेंट, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जजमेंट की जरूरत क्या पड़ी. ठीक है, एंड व्हाट वाज द नीड ऑफ 13 जजेस सिटिंग, और 13 जजेस को एक साथ जजमेंट देना पड़ा. तो उसके लिए लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ बैकग्राउंड हिस्ट्री. सो वी नो दैट ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली एनफोर्स्ड. Article 368 of the Constitution stated that Parliament will be given certain powers of amendment. ठीक है, so अगर उनको लगता है that there are needs as per the changing socio-economic environment, they can bring certain changes to the Constitution. और ये पावर्स दी थी आर्टिकल 368 में, जो कि हमने बोरो किया था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि क्या वो पावर्स, जो अमेंडिंग पावर्स है पार्लियामेंट के पास, आर दोस पावर्स अनलिमिटेड, कि उस पर या फिर कोई चेक हो सकता है. ठीक है, या तो अनलिमिटेड होगी या कोई चेक हो पाएगा. सो सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर इशू पे 2 जजमेंट्स आए थे. द फर्स्ट वन वाज इन 1967 कॉल्ड आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इन आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली स्टेटेड कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्लियरली दे रखा है that the state cannot pass any law that abridges or violates the fundamental rights of people living in our country. इसका मतलब है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ये आईसी गोलकनाथ में कहा गया था, एंड इट वाज अ 11 जज बेंच डिसीजन. ठीक है, ये बहुत बड़ा डिसीजन था उस टाइम पे 1967 में. इसके 3 साल बाद एक और जजमेंट आया विच वाज कॉल्ड आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस जजमेंट की स्पेशलिटी भी ये थी कि ये भी 11 बेंच जजमेंट था. ठीक है, तो आईसी गोलकनाथ और आरसी कूपर दोनों 11 बेंच जजमेंट थे. सो आरसी कूपर में क्या बोला गया था, दैट वी नो कि जनरली जब गवर्नमेंट किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है टू बिल्ड समथिंग और फॉर एनी मैटर व्हाटसोएवर, those people who are the owners of those property are given some compensation, right? So Supreme Court stated that if the owner of this property feels that the compensation is not adequate, और या फिर वो जो प्रॉपर्टी जिस तरह से गवर्नमेंट ने ली है, it violates the fundamental right of that person who was residing in that land, या फिर वो रह रहा था या कुछ भी कर रहा था, उसका जो पर्सनल लैंड था उस पे, then he can move to the Supreme Court and can seek judicial intervention. ठीक है, उसमें जजेस जो होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट होगा, वो इंटरवीन करेगा, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज दिस पावर. ठीक है, तो आरसी कूपर और गोलकनाथ जजमेंट ने पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर्स थी ना, या फिर ऐसे जो लॉ लाने की पावर थी which could violate the fundamental right, उसको restrict कर दिया. ठीक है, सो अब पावर्स अनलिमिटेड नहीं रही थी, बट गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगा. ऑब्वियसली अगर कोई किसी की पावर्स को थोड़ा लिमिट करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो इन 1971 द गवर्नमेंट ब्रॉट फॉर 2 अमेंडमेंट्स, और वो 2 अमेंडमेंट थे 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 24th अमेंडमेंट सीधा आईसी गोलकनाथ जजमेंट को डाइल्यूट करने के लिए था, and it stated that parliament has the power to amend any part of the constitution, and जो president का assent होता है finally, ठीक है, तो president is the one who finally gives assent for any amendment bill को finally act बनने के लिए या फिर उसको finally enforceable बनाने के लिए president will be bound to give his assent अगर कोई ऐसा constitutional bill उसके सामने रखा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा. ठीक है, तो 24th जो constitutional amendment था उसने आईसी गोलकनाथ को डाइल्यूट कर दिया इस तरह से. उसके बाद जो 25th constitutional amendment आया था, ये आया था आरसी कूपर को डाइल्यूट करने के लिए. 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया, दैट इफ द स्टेट एक्वायर्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, स्टेट और द पार्लियामेंट विल डिसाइड कि उसका क्या कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, एंड द कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन इन दिस. ठीक है, अब ये बहुत बड़ा एक पॉइंट था, क्योंकि आरसी कूपर में कहा था कि कोर्ट इंटरवीन कर सकता है. इस अमेंडमेंट ने कहा कि नहीं, कोर्ट डज नॉट हैव दिस पावर. उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया.
ठीक है, अब ये दो जो 11 बेंच के जजमेंट थे, ये थे तो काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये अमेंडमेंट से हट गए। अब 1973 में क्या हुआ, देयर वाज दिस चीफ प्रीस्ट ऑफ अ टेंपल इन केरला। दिस प्रीस्ट वाज कॉल्ड केशवानंद भारती। ये लोग एक मठ चलाते थे, जो रिलीजियस मठ होती है कई जगह पर। सो ही वाज अ चीफ प्रीस्ट देयर। वहां पे एक केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था 1969 में, जिसके अंडर इस जो प्रीस्ट का जो मठ था, इसका थोड़ा सा लैंड एरिया जो ये ओन करता था, वो गवर्नमेंट ने ले लिया, वो केरला गवर्नमेंट ने ले लिया। अब ये जो प्रीस्ट थे, इनको लगा कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज वी आर गिवन राइट टू इक्वालिटी, वी आर गिवन राइट टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 25-26 टॉक्स अबाउट अ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम्स, राइट। ये सारे राइट्स उसके वायलेट हुए थे, सो ही मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा इशू बन गया, बिकॉज ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 जजमेंट पास किए थे 11 जज बेंच के, जिसको पार्लियामेंट ने डाइल्यूट कर दिया था अमेंडमेंट पास करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 जज बेंच बिठाई। 13 जज बेंच इसलिए बिठाई क्योंकि 11 जज के तो पहले हो चुके थे, जजमेंट आ चुके थे। उससे भी एक बड़ी बेंच होगी, बिकॉज इट विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर दोज जजमेंट्स एज वेल एज जो पार्लियामेंट के जो अमेंडमेंट्स आए थे उसके बाद। ठीक है, तो 13 जज बेंच ने फाइनली डिसाइड किया कि जो 24th अमेंडमेंट में दिया गया था बाय द पार्लियामेंट कि द पार्लियामेंट विल हैव द राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट, दैट इज ओके एंड दैट इज फाइन as long as they do not touch the basic structure of the Indian Constitution. Most of you must have heard about the basic structure doctrine. वो केशवानंद भारती केस में प्रोपाउंड हुई थी। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट कैन नॉट टच, बिकॉज दीज आर सर्टेन पॉइंट्स और दीज आर सर्टेन इश्यूज दैट आर क्विंट एसेंशियल, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं फॉर द लिबर्टीज एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल स्टेइंग इन आवर कंट्री। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन नहीं किया, बट देयर वर सर्टेन पॉइंट्स दैट वर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है। सो दीज पॉइंट्स वर रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वेलफेयर स्टेट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये कुछ 8-9 ऐसे प्रिंसिपल्स थे, और इनके जो स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशंस है वो बहुत सारे जजमेंट्स में बाद में हुए, दैट इज नॉट आवर कंसर्न हियर, बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो जस्टिस खन्ना ने जजमेंट में रखे थे। जस्टिस खन्ना वाज ऑन बेंच, जो 13 जजेस थे उसमें से एक जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने ये पॉइंट्स रखे थे। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया आया कहां से हमारे दिमाग में, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में फॉर दैट मैटर। सो दिस केम फ्रॉम जर्मनी, बिकॉज जर्मनी उस टाइम पे क्लासिक एग्जाम्पल था कि अगर आप किसी गवर्नमेंट को अनब्रिडल्ड या फिर अनचेक्ड पावर दे दो तो वो क्या कर सकती है। हमने देखा था हिटलर गवर्नमेंट ने क्या किया था जर्मनी में टिल दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक, जब तक वो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सारे लॉज को चेंज कर दिया था, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया था जर्मनी के एज पर देयर ओन विम्स एंड फैंसीज, एंड इट लेड टू सच ह्यूज मसैकर ऑफ पीपल। कितने लोग मार दिए गए थे, और रूल ऑफ लॉ बिल्कुल भी वहां पे था ही नहीं। हिटलर अपने हिसाब से करता था जो करता था। ऐसी सिचुएशन इंडिया में ना अराइज हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को बताया विच कैन नॉट बी अमेंडेड एट ऑल। ठीक है, तो उसने प्रॉपर्ली चेक किया पार्लियामेंट की अनब्रिडल्ड पावर को, ठीक है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करते हुए इस चीज को। सो व्हाई डज दिस जजमेंट बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट इज बिकॉज हमने ये देखा है कि 1950 से 2020 इन दी 70 ईयर्स जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, there have been more than 100 amendments to the constitution. इन 100 amendments के बाद भी अगर कोई fundamental right violate होता है, we'll still move to the Supreme Court or the High Courts in India, right? Because we have that power, और वो पावर आई है बिकॉज अब गवर्नमेंट अपनी विम्स एंड फैंसीज पे कुछ नहीं कर सकती। सो कोई भी गवर्नमेंट अगर मिसयूज करती है, बी इट दी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एट दैट टाइम और दी मोदी गवर्नमेंट राइट नाउ, अगर ये कोशिश करते हैं कुछ भी पावर एक्सीड करने की, वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको नहीं दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन ऑलवेज इंटरवीन एंड कैन प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। देयरफॉर आई कॉल दिस जजमेंट Sachin Tendulkar of Indian judgments. And why do I say this is because the judgment was pronounced on 24th April 1973, the same day Sachin Tendulkar was born. Okay, so that's it about this judgment from my side. If you like our sessions, subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates from us. Keep writing your comments and feedback in the comment box. Thank you so much.